नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज के क्लास में हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया जो क्लास 10th का हिस्ट्री का पेपर है उसका हम लोग दूसरा वीडियो आज हम लोग पढ़ेंगे। आज उसका दूसरा क्लास है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज का सबसे पहला टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सबसे पहले तो समझिए कि ये सत्याग्रह है क्या। देखो, अगर हम लोग हिंदी में लिखें तो इसको ऐसे लिखते हैं सत्याग्रह, है ना। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, के लिए आग्रह। तो सत्य के लिए आग्रह करना ही कहलाता है सत्याग्रह। ठीक। अब देखिए इसमें कहा क्या जाता है, इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasize the power of truth and the need to search for truth। सत्याग्रह पावर ऑफ ट्रूथ को बताता है और उसके सर्च को बताता है, यानी कि ट्रूथ के सर्च को बताता है। दूसरा कहता है इट इज सजेस्टेड दैट इफ द काउज वाज ट्रू, है ना, अगर आपका कारण सही है, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर आपका स्ट्रगल जस्टिस के खिलाफ में है, तो फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर्स। जो ऑपरेसर्स हैं, जो आपको दबा रहे हैं सर, यानी जो आपको तंग कर रहा है, और आपका क्या है, दो चीज होना चाहिए। अगर आपका कारण सही है ना, और दूसरा अगर आपका संघर्ष यानी स्ट्रगल जो है वो अगेंस्ट इनजस्टिस है, तो फिजिकल फोर्स की जरूरी नहीं है सर, है ना, वो फिजिकल फोर्स की जरूरी नहीं है। तो क्या है, ए सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। एक जो सत्याग्रही लोग होते हैं, सत्याग्रह को मानने वाले लोगों को सत्याग्रही कहेंगे। तो जो सत्याग्रही लोग होते हैं वो कैसे जीत सकते हैं, तो वो नॉन वायलेंस के तहत, मतलब नॉन वायलेंस के माध्यम से अपना बैटल जीत सकते हैं। ठीक। तो ये मोटा मोटी सत्याग्रह का मतलब होता है। अब देखिए, आप लोग जानते होंगे कि गांधी जी का 3 बंदर था, है ना। इसको कहा जाता है 3 आइडियल मंकी। ठीक, 3 आइडियल मंकी। अब ये जो 3 आइडियल मंकी है, तीनों में कुछ मैसेज है। जैसे ये पहला वाला मंकी जो बोल रहा है बुरा मत देखो, ये बोला जाता है बुरा मत सुनो, और ये कहता है बुरा मत बोलो, है ना। तो ये 3 मंकी का मतलब था, यानी कि आप अपने जीवन में एक अच्छे तरीके का विचार ले आइए, यही कहलाता है सत्याग्रह। ठीक। इसके बाद हमें पढ़ना है खिलाफत मूवमेंट। देखो, खिलाफत मूवमेंट है क्या। पहले वीडियो में हमने बात किया था वर्ल्ड वॉर की। तो अगर हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड वॉर की, है ना, तो वर्ल्ड वॉर में हम क्या देखे थे सर, कि पूरा दुनिया 2 भागों में बट गया था। एक था सेंट्रल पावर, ठीक, एक है सेंट्रल पावर, और दूसरे को हम लोग कहते हैं एलाइड पावर, है ना, एलाइड पावर। तो सेंट्रल पावर हारा था। इसी सेंट्रल पावर में एक ऑटोमन टर्की था। ऑटोमन अंपायर का नाम है, ये ऑटोमन जो है वो अंपायर है ना, इसको कह सकते हो कि साम्राज्य। और टर्की के बारे में है, तो क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज हैज एंडेड विद द डिफीटेड ऑफ ऑटोमन टर्की। ऑटोमन टर्की के बाद वो हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो क्या हो गया, ऐसा रूमर्स हुआ सर, है ना, देयर वर रूमर्स दैट हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के जो राजा था सर, जो किंग था, है ना, जो किंग है, उसके ऊपर बहुत बुरे तरीके से पीस ट्रीटी साइन करने के लिए दबाव बनाया गया। और वो जो राजा थे वो क्या थे, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। और जो स्पिरिचुअल हेड इस्लामिक वर्ल्ड के होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो खलीफा, है ना, क्या कहते हैं, खलीफा। तो जो भी मुस्लिम समुदाय के मानने वाले लोग थे, है ना, वो इस खलीफा को स्पिरिचुअल हेड मानते थे। चलिए यहां तक बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन मुंबई इन मार्च 1990। मार्च 1999 में भारत में क्या गया था, खिलाफत कमेटी बनाई गई। और ये जो खिलाफत कमेटी थी
वो चूंकि ब्रिटेन एलाइड पावर में था, इसलिए ब्रिटेन का कहना था खिलाफत कमेटी का कि आप ऑटोमन एम्पायर के साथ गलत नहीं कीजिए, है ना, ऑटोमन एम्पायर के साथ आप गलत नहीं कीजिए, है ना। तो यही मेनली यहाँ पे लिंक था। अब देखो, भारत में खिलाफत कमेटी को हेड कर रहे थे दो भाई मिलकर के, है ना, जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली, है ना। इसको कॉमनली कहा जाता है अली ब्रदर्स। इसको क्या कहा जाता है? अली ब्रदर्स। ये जो अली ब्रदर्स थे, इनका क्या नाम था? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक, ये महात्मा गांधी के साथ डिस्कस किए कि क्या हिंदू मुस्लिम सब साथ में आकर के यूनाइटेड मास एक्शन ले सकता है ब्रिटिश के खिलाफ। गांधी जी अभी तक जो कंडीशन हम बता रहे हैं, इस समय तक भारत में मुस्लिम और हिंदू में एक बहुत बड़ा गैप हुआ करता था। दोनों एक दूसरे को ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे थे, और गांधी जी चाह भी रहे थे कि मास स्ट्रगल हो। इसलिए गांधी जी को, ये देखो साउंड नहीं होगा, ये साव है, SAW, गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट के अम्ब्रेला के अंतर्गत मुस्लिम को लाना है, तो क्या करना है? खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट देना एट द कोलकाता, है ना। बहुत मिस हो गया यार, है ना। ये देखो कोलकाता, समझिए कोलकाता, ये इतना वर्ड एक्स्ट्रा आ गया है, इसको काट देते हैं, है ना। कोलकाता कांग्रेस सेशन इन सितंबर 1920, he convinced other leader of the कांग्रेस, है ना, कि they need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as support of स्वराज। उन्होंने कांग्रेस के बहुत सारे लीडर को समझाया कि अगर आप स्वराज चाहते हैं तो, और नन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहते, तो आपको क्या करना होगा? खिलाफत कमेटी को सपोर्ट करना होगा। अगर मोटा मोटी शब्दों में खिलाफत मूवमेंट को समझे तो क्या समझेंगे सर? खिलाफत मूवमेंट को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की जो था वो हार गया। टर्की का जो राजा था, वहां पे ऑटोमन एम्पायर उस समय था, उसके जो राजा थे उस खलीफा थे, मतलब इस्लामिक वर्ल्ड के हेड थे, स्पिरिचुअल हेड, धार्मिक मुख्य लोग थे। वो लोगों में ऐसा र्यूमर फैल गया कि उनके ऊपर क्या किया जा रहा है? बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है गलत तरीके से, जो पीस ट्रीटी है उस पर साइन करने के लिए। इसके सपोर्ट में मुंबई में 1999 ईस्वी में खिलाफत कमेटी बनती है। कौन हेड करते हैं? तो मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, जिनको कि अली ब्रदर के नाम से भी जाना जाता है, वो महात्मा गांधी से मिलते हैं। और जब वो महात्मा गांधी से मिलते हैं और एक प्रपोजल रखते हैं कि क्या हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर के यूनाइटेड मास एक्शन कर सकते हैं इस इशू पे। अब होता क्या है कि उस समय गांधी जी को लगा कि ये तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना। और उन्होंने क्या किया कि जब कलकत्ता सेशन चल रहा था 1920 में, तो ये बहुत सारे कांग्रेस के लीडर को कन्विंस किया कि अगर आप स्वराज चाहते हैं और आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमें खिलाफत को सपोर्ट करना चाहिए। और बाद में इसी मूवमेंट का नाम दिया गया खिलाफत मूवमेंट। इसके बाद हम लोग समझते हैं नॉन कॉपरेशन। देखिए, गांधी जी एक किताब लिखे जिसका नाम है हिंद स्वराज, है ना, हिंद स्वराज। इस किताब में गांधी जी ने कोट किया है कि महात्मा गांधी डिसाइडेड दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। इनका कहना था कि ब्रिटिश जो लोग हैं वो इंडिया में इसलिए हैं सर, क्योंकि उनको इंडिया के लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, एंड हैड सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ हिज कोऑपरेशन। उनका कहना था कि जो अंग्रेज लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? ब्रिटिश लोगों को कोऑपरेट कर रहे हैं। इफ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया विल कोलैप्स विद इन ए ईयर एंड स्वराज विल कम। महात्मा गांधी का कहना था कि सर, ब्रिटिश हमको गुलाम नहीं करके रखा है, हमारे ही कुछ लोग हैं जो ब्रिटिश रूल को इंडिया में एस्टेब्लिश किए हैं अपना कोऑपरेशन दे करके। तो अगर हम अपना सहायता जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे रहे हैं, अगर वो सहायता को कैंसिल कर दें या उसको हम लोग खत्म कर दें, तो क्या हो जाएगा कि ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में अपने आप कोलैप्स कर जाएगा 1 साल के अंदर।
और स्वराज चले आएंगे, यानी स्वराज आ जाएगा, स्वराज वेलकम। इसको मानते हुए, है ना, इसी को मानते हुए क्या किया गया कि गांधी जी ने बोला कि ये जो मूवमेंट है उसको हम लोग अलग अलग स्टेज पे लाएंगे। पहले स्टेज नंबर 1 रखेंगे, फिर स्टेज नंबर 2 होगा, इस तरीके से। सबसे पहले कहा गया कि सबसे पहले काम क्या होगा, तो ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसको जो भी टाइटल दिया है ना, जैसे उस समय नाइटहुड, समझ गए, तो नाइटहुड जो था वो एक बहुत बड़ा ब्रिटिश इंडिया के द्वारा दिया गया अवार्ड था, जो इंडिया के बहुत सारे लोगों को दिया भी गया था। तो उनका कहना था कि सबसे पहले जो टाइटल दिया है, जो अवार्ड दिया, उसको क्या करना होगा, सरेंडर करना होगा, उसको लौटाना होगा। सिविल सर्विस का बाइकआउट करना होगा, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, ये सबको बाइकआउट करना पड़ेगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो चुनाव हो रहा है उसको बाइकआउट करना पड़ेगा। स्कूल, कॉलेजेस, फॉरेन गुड्स, ये सबको बाइकआउट करना हो। अंतिम में क्या हुआ, इन द कांग्रेस सेशन एट नागपुर, नागपुर में जो कांग्रेस सेशन हुआ दिसंबर 1920 में, तो नन कोऑपरेशन मूवमेंट को एडॉप्ट किया गया। यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज नन कोऑपरेशन मूवमेंट, और ये भी पूछा जा सकता है कि विच कांग्रेस सेशन, है ना, इन विच कांग्रेस सेशन नन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज एडॉप्टेड। तो नागपुर सेशन इन 1920, ठीक। तो ये हो गया नन कोऑपरेशन की बात। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि किस तरीके से ये नन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब आया, ठीक। और यहीं से इस स्लाइड का शुरुआत ही इसी बात से होती है कि हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव द आइडिया ऑफ नन कोऑपरेशन। जो अलग अलग सोशल ग्रुप था सर, वो किस तरीके से आइडिया ऑफ नन कोऑपरेशन को कंसीव किया है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे द मूवमेंट इन द टाउन विद द पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास। देखिए, जो भी मूवमेंट होते हैं सर, जो भी मूवमेंट है उसमें अगर कॉमन व्यक्ति, है ना, जो जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल क्लास, है ना, मिडिल क्लास लोग जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो सक्सेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सरकार की प्रत्येक पॉलिसी में मिडिल क्लास का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे सपोज कीजिए आप कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो हो जाए 50 रुपये, 100 रुपये लीटर, और 100 रुपये तो है भी, मान लो 500 रुपये लीटर हो जाए, है ना, 500 रुपये लीटर हो गया। तो आप सबसे पहले अपने मोहल्ला के उस व्यक्ति के पास जाइए जो भिखमंगा है, जो गरीब मांग के खाता है, उसको पूछिए कि भाई 500 रुपये पेट्रोल प्राइस हो गया, आपका क्या कहना है? तो वो कहेगा हमको कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता है? उसको पेट्रोल का गाड़ी नहीं चला रहा है, तो उसको क्या मतलब है पेट्रोल के प्राइस से। और उसी तरीके जो रिचेस्ट पर्सन भारत के है ना, जैसे मुकेश अंबानी से जाके पूछो कि 500 रुपये पेट्रोल का हो गया प्राइस, क्या कहना है इस पर आपको, तो कहेगा हमको नहीं मालूम है, ड्राइवर तेल भराता। तो ना तो लोअर क्लास के लोगों को कोई इफेक्ट पड़ता है, ना ही अपर क्लास के लोगों को कोई इफेक्ट पड़ता है। मेनली इफेक्ट किसको पड़ता है? जो मिडिल क्लास के लोग हैं। मिडिल क्लास के लोगों को बहुत इफेक्ट पड़ता है इस चीज से। तो इसीलिए कहा जाता है कि टाउन में जो मूवमेंट हुआ सर, वो किसके पार्टिसिपेशन से हुआ है? तो मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन से। इसमें हम लोग एक एक स्टेप को देखते जाते हैं। सबसे पहले क्या हो गया कि द मूवमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटी। शहर में मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन से ही मतलब नन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हो गई, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। दूसरा क्या कहता है कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल एंड कॉलेजेस, हेडमास्टर एंड टीचर रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब, the lawyer gave up their legal practice, council election were boycotted in most provinces except madras। क्योंकि मद्रास में ब्राह्मण का एक समाज था जिनका कहना था कि जब तक हम लोग अंग्रेज से मिल के नहीं रहेंगे तो कुछ भी पावर जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत है वो भी खत्म हो जाएगा। तो मद्रास में नन कोऑपरेशन मूवमेंट को नहीं प्रपोज किया गया, बाकी पूरे भारत में नन कोऑपरेशन मूवमेंट को लोग पार्टिसिपेट किए। इसके बाद क्या आता है कि सबसे बड़ी बात क्या होती है, तुम देखोगे क्या कि जब भी कोई रैली होती है, जब भी कोई मूवमेंट होता है, अभी हाल फिलहाल में स्टूडेंट का एनटीपीसी वाला जो मूवमेंट हुआ, तो सरकार तब तक नहीं सुनती है सर जब तक उस पर इकोनॉमिक बर्डन नहीं आए, है ना, इकोनॉमिक बर्डन नहीं आए। इसलिए तुम देखोगे छात्र लोग क्या करता है, रेलवे को आग लगा देता है। जब तक इकोनॉमिक बर्डन नहीं आएगा तब तक सरकार सुनेगी नहीं। तो यहीं पे क्या देखेंगे कि द इफेक्ट्स ऑफ नन कोऑपरेशन ऑन इकोनॉमिक फ्रंट वेर मोर ड्रामेटिक, है ना। इकोनॉमिक फ्रंट पर इसका बहुत बड़ा ड्रामेटिक रोल हुआ। क्या हो गया ड्रामेटिक?
तो देखिए इसमें हुआ क्या कि फॉरेन गुड्स बेयर, यहां पे देखो थोड़ा सा दिक्कत है भाई, ये सब है ना। फॉरेन गुड्स बेयर बाइकॉटेड, लिक्विड शॉप पिकेटेड एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न इन ह्यूज बोनफायर। क्या क्या फॉरेन गुड्स को बाइकॉट करने लगे लोग, शराब के जो दुकान थे वहां पे पिकेटिंग करना स्टार्ट किया, और जो फॉरेन क्लॉथ थे उसको जलाना स्टार्ट किया, है ना। अब आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा घाटा लगा अंग्रेज को कि द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ बिकम हाफ बिटवीन 1920 टू 1922, है ना। 1921 से 1922 के बीच में जो फॉरेन क्लॉथ था सर, उसका इंपोर्ट आधा हो गया, और उसकी जो टोटल वैल्यू थी वो 102 करोड़ से घट करके 57 करोड़ रह गई, मतलब आधा आधा का घटा। यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया था एनटीपीसी में, सॉरी एनटीएससी में, और वो क्वेश्चन था कि व्हाई 1921 टू 1922 द फॉरेन क्लॉथेज, द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथेज बिकम हाफ। तो क्या उसका सही जवाब जो होगा वो होगा ड्यू टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके बाद आगे बात करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स मिल्स एंड हैंडलूम वेंट अप। इंडिया का जो प्रोडक्शन था, जो इंडियन टेक्सटाइल्स मिल्स था या जो हैंडलूम था, उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया का एक, क्योंकि जब भी लोग फॉरेन क्लॉथेज को बाइकआउट करेंगे तो कपड़ा तो पहनेंगे ना भाई, तो वो उसके जगह पे इंडियन क्लॉथेज पहनना स्टार्ट किए। ठीक, अब यहीं से क्वेश्चन फिर आता है, अगला स्लाइड मेरा फिर क्वेश्चन के साथ शुरू होता है, और वो क्वेश्चन है कि व्हाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द सिटी ग्रेजुअली स्लो डाउन। ऐसा क्यों हो गया कि मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन हो गया शहर में? तो इसके भी कुछ कारण थे, है ना, कुछ रीजंस थे। देखो रीजन क्या था कि सबसे पहले जो खादी का कपड़ा होता था, जो खादी का कपड़ा था वो मोर एक्सपेंसिव था, है ना, मोर एक्सपेंसिव। तो आम आदमी जो होता है, कॉमन पीपल, गरीब आदमी, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, है ना। तो जो कि वहां से कपड़ा जो आता था उसके अपेक्षा ही बहुत महंगा होता था। तो जो गरीब आदमी है, पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट, है ना। जो गरीब लोग थे वो खादी कपड़े को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद क्या था कि फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेट अप सो दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश वंस। अब देखो, जो बच्चा है स्कूल छोड़ के चला गया था, जो टीचर स्कूल छोड़ के चले गए थे, जो हेडमास्टर रिजाइन कर दिए थे, उनके लिए कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए था। अल्टरनेटिव था भी तो उस रेंज में नहीं था, या उतना ज्यादा नहीं था कि लोग वहां पर जाकर के पार्टी, मतलब उसमें जाकर के जॉब कर सकें, या स्टूडेंट अपना जो एजुकेशन है या जो अपना स्टडी है वो पूरे तरीके से उसको आराम से कंप्लीट कर सके, ऐसा नहीं था, है ना। जिसके कारण क्या हो गया कि स्टूडेंट्स एंड टीचर, है ना, स्टूडेंट्स एंड टीचर बिगेन ट्रिकलिंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल एंड लॉयर होगा ये, ज्वाइन बैक टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट कोर्ट। तो जो स्टूडेंट और टीचर थे वो वापस स्कूल में ज्वाइन कर लिए, जो लॉयर थे, जो वकील साहब थे, वो वापस कोर्ट में ज्वाइन कर लिए, क्योंकि उनके पास सफिशियंट चीजें नहीं थी। अब हमको पढ़ना रिबेलियन इन कंट्री साइड। देखो रिबेलियन इन कंट्री साइड में क्या है, सबसे पहले बात करते हैं अवध की। अवध कहाँ है सर? तो अगर हम लोग अवध की बात करते हैं तो यह है आपका उत्तर प्रदेश में। अवध का यूपी में एक इलाका है जिसको हम लोग अवध का इलाका कहते हैं। तो इन अवध पीजेंट्स वेयर लेड बाय बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र के द्वारा उनको लीड किया जा रहा था। सन्यासी थे, है ना, और इंडेचुअर्ड लेबर थे, इंडेचुअर्ड लेबर थे वो। इसका भी देख लेना स्पेलिंग तुम लोग, ठीक। तो इंडेचुअर्ड लेबर थे और सन्यासी रूप में सन्यासी थे। अब क्या हो गया कि द मूवमेंट हेड द अगेंस्ट ऑफ तालुकदार। तालुकदार कहा जाता है कि जो तालुके का मालिक होता है, इसको तुम जमींदार के नाम से याद रखो, ज्यादा अच्छा होगा, है ना, जमींदार, ठीक। क्योंकि देखो यूपी में तालुका होता है, बिहार में तालुका नहीं होता है, तो आपको समझने में जो बिहार के लोग हैं उनको दिक्कत होगा, या बिहार के जो स्टूडेंट है उसको तालुका समझने में दिक्कत होगा। यानी कि इसको आप कह सकते हो जमींदार, या फिर ब्लॉक लेवल के जो लोग होते थे उसी को तालुका कहा जाता है। एंड लैंड, है ना, हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स एक्सऑर्बिटेंटली हाई रेंट एंड वैरायटी ऑफ अदर केसेस।
वो एक तो उससे ज्यादा टैक्स लेता था सर, है ना, बातें बात पर उसे टैक्स लेता था, मतलब थोड़ी सी गलती हुई पैसा बढ़ा दिया, बारिश नहीं हुआ फिर भी पैसा बढ़ा दिया। तो इस तरीके से काम करता था, खेत में अनाज हो न हो उसको चाहिए। उसके बाद क्या करता था कि पीजेंट जो लोग होते थे, किसान जो लोग थे, उनको किया जाता था फोर्स कि आप बिना काम का मेरे फार्म पे काम कीजिए, लैंडलॉर्ड फार्म, विदाउट एनी पेमेंट, है ना, पेमेंट नहीं मिलेगा। तो बिना पेमेंट के काम करवाने को हम लोग बेगार कहते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं, बेगार कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़िए। इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी बंद वेर ऑर्गेनाइज बाय द पंचायत। मतलब नाई धोबी का मतलब है कि पहले के समय में नाई और धोबी, प्रत्येक लोगों का अपना नाई और धोबी होता था। नाई का काम था बाल काटना और धोबी का काम था घर का कपड़ा साफ करना। तो नाई धोबी बंद किया गया पंचायत के द्वारा, है ना, उसको कहा गया कि लैंडलॉर्ड को सर्विस नहीं दोगे तुम लोग तब जाके सुधरेगा। तो इस तरीके से ये चीजें की गई। अब हम लोग को पढ़ना है किसान अवध सभा के बारे में। अगर हम लोग किसान अवध सभा को समझते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो है कि किसान अवध सभा के बारे में कुछ हम लोग पहले बेसिकली इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। किसान अवध सभा कब स्टार्ट किया गया सर? तो अक्टूबर 1920 को। ठीक, किसके द्वारा? तो व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित नेहरू, ये दोनों के साथ उसको शुरू किया गया। और देखते देखते 300 से ज्यादा ब्रांच इस एरिया में खुल गया इसका, जो कि क्या क्या करते थे, तो जो जमींदार होते थे उनको, जो जमींदार ऐसा होता था जो लोगों को तंग करता था उसके अगेंस्ट में काम करता था, है ना, बहुत सारे का गोदाम में रखा हुआ अनाज लूट लिया गया, ये सब चीजें हो रही थी। ये देखो बाबा रामचंद्र है ना, ये बाबा रामचंद्र है। सबसे पहले तो ये एक ऐसा फ्रीडम फाइटर है जिनको लोग भुला दिए। ठीक, अब बाबा रामचंद्र के बारे में थोड़ा सा समझ लेते तो क्या थे, ट्रेड यूनियन लीडर थे, है ना, ये क्या थे, ट्रेड यूनियन लीडर थे। ऑर्गेनाइज फार्मर ऑफ अवध एंड फॉर्म अवध किसान सभा विथ पंडित जवाहरलाल नेहरू। टेक अप द काउज ऑफ इंडिचुअल लेबर इन द फिजी, फिजी का इंडिचुअल लेबर थे। और ये अपने साथ हमेशा हिंदू धर्म का एक किताब होता है जिसको कहते हैं रामचरितमानस, अपने साथ रखते थे, है ना। कमलाकांत त्रिपाठी का हिस्ट्री का एक किताब है जिसको हम लोग कहते हैं बेदखल, एक नॉवेल है कमलाकांत त्रिपाठी का जिसका नाम है बेदखल, है ना। तो इस बेदखल में इनका बहुत बड़ा रोल है, मतलब इन्हीं के ऊपर वो किताब लिखी गई है बेदखल, है ना, और हिस्ट्री की किताब है मेनली रूप से। तो उसके बाबा रामचंद्र जो है वो मेन फिगर है। ठीक, तो ये हो गया मोटा मोटी बाबा रामचंद्र की बात। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक देखेंगे, फिर अगले क्लास में आपके साथ हम अगले दिन में आऊंगा आपके लिए और एक नए टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक जो होगा हमारा होगा स्वराज इम्प्लांटेशन और उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक, तो आप क्या कीजिए, आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपको इसी तरीके का और भी वीडियो देते रहेंगे। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो।